Good morning, students. I hope you will be fine. इस गर्मी की छुट्टी में आपका समय बहुत आनंददायक गुजर रहा होगा, मुझे उम्मीद है। आइए बहुत ज़्यादा किसी भूमिका को न बताते हुए मैं आपको आज 6, 7, 8 से रिलेटेड विज्ञान की एक टॉपिक जिसे मैं पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, पादपों में पोषण। वैसे ये वीडियोज़ जूनियर के सभी बच्चे देखें, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभकारी होगा। हर मामले में आप इसे देखें, इसके नोट्स को बनाएं, इसकी कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं, परिभाषाओं को उतारें। तो आइए सबसे पहले चर्चा थोड़ी सी हम करते हैं इसके बेसिक ज्ञान पर, विज्ञान पर। विज्ञान शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान, जिसे विशुद्ध ज्ञान कहा जाता है। अगर विज्ञान की परिभाषा को गढ़ना हो, विज्ञान की परिभाषा जाननी हो, तो तमाम वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क पर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन कुछ प्रमाणिक परिभाषाएं हैं। जैसे किसी भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर आप परिभाषा देखना चाहें तो ये सही है कि किसी भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैसे बच्चों, आपको बताएं कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे सर एक काव्य तरीके से एक परिभाषा गढ़ के बताए थे कि पहुँचे जो चंद्रमा पर उसे अपोलोयान कहते हैं। पहुँचे जो चंद्रमा पर उसे अपोलोयान कहते हैं, मचा दे सृष्टि में हलचल उसे विज्ञान कहते हैं। उम्मीद है ये परिभाषा भी आप याद करेंगे मनोरंजन के तौर पर। तो ये विज्ञान की परिभाषा है। विज्ञान को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान हमारे जीव जंतु और हमारे आसपास जितने भी जीवधारी हैं, पेड़ पौधों से लेकर के समस्त प्राणी, इन सब का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही ब्रॉड, विस्तृत चैप्टर है ये, बहुत विस्तृत अध्ययन है इसका, और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग भी इसका बहुत है। तो आज विज्ञान की एक शाखा जो जीव विज्ञान से रिलेटेड है, उसी के बारे में ये टॉपिक दिया गया है, जिसमें जीव विज्ञान को भी आगे चल करके 2 भागों में बांट दिया जाता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो ये थोड़ा सा अभी आपको जो सब्जेक्ट मिला है मैटर, वो ज़्यादातर मैटर इसके वनस्पति विज्ञान से हैं, इसको हम जानेंगे। तो आइए टॉपिक को जानते हैं। सर, टॉपिक क्या है हमारा? लिखा है स्पष्ट, पादपों में पोषण। आप जानते हैं कि हम सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए तमाम ऐसी एक्टिविटी, तमाम ऐसी क्रियाओं को प्रतिदिन करना पड़ता है। इसमें भोजन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे हम प्रतिदिन करते हैं। भोजन करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए होती है। हमें काम करने की जो शक्ति प्रदान करता है, वो हमें भोजन देता है। अब भोजन के रूप में हम विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करते हैं, अलग अलग चीज़ों को खाते हैं। कुछ अनाज खाते हैं, कुछ सब्जियां खाते हैं, कुछ फल खाते हैं। ये डिफरेंट वैरायटीज हम क्यों खाते हैं? क्योंकि उसका अपना अपना महत्व है। सभी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए हम सारी चीज़ों को खाते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गैन, विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से लड़ने में और तमाम प्रकार की विकृतियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। तो मनुष्य में भी पोषण होता है। इसी प्रकार से आपको पता नहीं है, पेड़ पौधों में भी पोषण होता है। पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। वो किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, कैसे भोजन करते हैं, इसकी एक छोटी सी झलक आपको इसमें मिलेगी, पादपों में पोषण। तो सबसे पहले आपको बताएं हम कि पोषक तत्व क्या है, हमारे भोजन में क्या क्या पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। उनमें कुछ विशेष चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। वैसे बहुत सारे घटक पाए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ विशेष घटक हैं जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये मिश्रण होता है। कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण घटक है। ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। हमें भोजन करने के बाद तत्काल जो एनर्जी मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रोटीन और विटामिन दोनों में होता है। ये हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करते हैं, टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। वसा जो है, वसा हमारे शरीर को और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये शरीर के त्वचा के अंतरांग में जम करके और शरीर को मजबूत बनाता है और शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है। इसलिए इस प्रकार से वसा भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब हमारे विभिन्न प्रकार के भोजन के विभिन्न प्रकार के घटक हैं। इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अगर हम इन्हें एक छोटी सी परिभाषा में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
विटामिन, यौगिक, खनिज भोजन के घटक हैं। ये सब भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे लिए आवश्यक होते हैं, अतः इन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। यही सभी घटक हमारे लिए आवश्यक हैं, इसलिए हम इन आवश्यक घटक को पोषक तत्व कहते हैं। इन्हीं चीजों को हम भोजन में प्राप्त करते हैं। अब देखिए पोषण की विधि क्या होती है। पोषण की विधि, पोषण के आधार पर जीवधारियों, पोषण की विधि को के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला देखिए स्वपोषण होता है। स्व मतलब होता है सतह, खुद पोषण करना। स्वपोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, पोषण कहलाता है। आपने कभी पेड़ पौधों को भोजन नहीं दिया होगा। आप ये देखते हैं कि आपने खाद दिया, पानी दिया, लेकिन वो उनका भोजन नहीं है। वो उनके ग्रोथ के लिए कुछ डेवलपमेंट तत्व, उनके विकासशील होने के लिए कुछ तत्व हम देते हैं, बल्कि हम उन्हें भोजन नहीं कराते। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हीं तत्वों की मदद से, उन तत्वों की मदद से वो भोजन स्वयं बनाते हैं। अपनी पत्तियों की मदद से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, घरों में बनाते हैं। तो जो आप घरों में भोजन बनाते हैं वो बनाते नहीं बल्कि पकाया जाता है। आपको बना बनाया भोजन पौधों से प्राप्त होता है। जैसे गेहूं के पौधों से गेहूं मिलता है, धान के पौधों से आपको चावल मिलता है, सब्जियों के पौधों से सब्जी मिलती है। तो ये जो सब्जी, धान, चावल जो पौधों में मिलते हैं, ये हम नहीं बनाते, ये पौधे स्वयं बनाते हैं। हम बने हुए भोजन को, पौधों के द्वारा प्रदान किए गए भोजन को मात्र पकाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि पौधे ही भोजन बनाते हैं हमारे लिए। इसलिए पौधों को जो विधि, जिस विधि द्वारा भोजन बनाते हैं, उस विधि के अंतर्गत आने वाले पौधों को स्वपोषण या स्वपोषी कहा जाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। यानी इस विधि को, जिस विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो वही विधि स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे सभी पौधे जो स्वपोषण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वो खुद अपना पोषण कर लेते हैं। उन्हें अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए विषम पोषण, वह व्यवस्था जिसके द्वारा जीव पादपों से संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। ये दूसरी व्यवस्था है। इसमें जीव क्या होता है कि पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि पौधों से, यानी मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जैसे मनुष्य देख लीजिए या जानवरों को देख लीजिए, ये जानवर भी क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं। मनुष्य क्या खाता है? ये भी अनाज खाता है। ये सारी चीजें पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं जिन्हें हम खाते हैं। इस प्रकार से हम पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ऐसे सभी जीवधारी जो पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, जिस विधि के द्वारा ये करते हैं, उसे विषम पोषण कहता है। और ऐसे पौधों को विषम पोषी, ऐसे जीवों को विषम पोषी जीव कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पोषण की विधि, पोषक तत्व, विषम पोषण। अब आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं, तो पौधों में कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पौधों के विभिन्न प्रकार के अंग हैं। जैसे आप देखिए जमीन के अंदर पाए जाने वाले जड़ें होती हैं। जमीन से थोड़ा सा ऊपर जो मोटा भाग होता है पौधे का, तना होता है, उसके ऊपर उसकी कुछ शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज, उसके ऊपर पत्तियां होती हैं। तो पौधों के तमाम अंग हैं, लेकिन पौधों में जो भोजन बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पत्तियां। बहुत सारे प्रकार के पौधों में कुछ प्रकार छोड़ दिया जाए तो लगभग अधिकतम प्रकार के पौधों में जो भोजन बनाते हैं वो पत्तियां बनाती हैं। यानी ये ध्यान रखिए कि पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? पत्तियां बनाती हैं। इस फैक्ट पर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे अभी कि किस प्रकार से पत्तियां भोजन बनाती हैं। और एक जनरल नॉलेज से, सामान्य ज्ञान का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, यानी भोजन बनाने की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को ही पौधों की भोजन बनाने वाली फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि पत्तियां ही भोजन का निर्माण करती हैं पौधों के लिए। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब एक छोटी सी बात आपको बताएं कि किसी भी जीवधारी का निर्माण, किसी भी छोटे से बड़े जीव का निर्माण वो छोटे छोटे सेल के माध्यम से होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं के माध्यम से होता है। जैसे आप किसी दीवार को देखिए, आप किसी दीवार को देखेंगे तो आप देखेंगे दीवार बना कैसे। दीवार आप देखेंगे छोटे छोटे ईंट के पार्ट से बना, यानी ईंट रख करके, छोटे छोटे ईंट के हजारों टुकड़े लगा करके एक बड़ी दीवार बनाई गई, एक इमारत खड़ी की गई। तो जिस प्रकार से एक इमारत कई ईंट के टुकड़ों से बना होता है, उसी प्रकार से ये हमारा शरीर जो है, मनुष्य का शरीर कई छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। एक मनुष्य के शरीर में कई मिलियन कोशिकाएं होती हैं, हर एक अंग में हजारों मिलियन कोशिकाएं हैं।
इन कोशिकाओं से एक भित्ति का निर्माण होता है और भित्ति से पूरा हमारा शरीर बना है। अलग अलग शरीर के अंग में अलग अलग रूप से इनका कार्य है, अलग अलग अंगों में इनका निर्माण और इनका विखंडन होता रहता है। तो कोशिकाओं को कैसे जानेंगे? शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका क्या है तो आप ये बताएं, जैसे हर चीज की एक छोटी इकाई होती है, हर मात्रकों की छोटी, हर चीजों की छोटी मात्रक होती है, छोटी इकाई होती है, वैसे शरीर की भी छोटी इकाई होती है। तो शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका कहलाती है। अब अगर आप कोशिका को देखें तो आपने अमीबा को देखा होगा। अमीबा की कुछ इस तरीके के आकार की कोशिकाएं होती हैं। इनका कोई निश्चित विशेष आकार हर जगह नहीं होता है, इस अमीबा के आकार में होती है। इन कोशिकाओं में इन्हें देखिए, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। ये जो ऊपर की संरचना है कोशिका की, ये एक पतली बाह्य संरचना है, उसी से घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यानी प्रत्येक कोशिका एक बाह्य संरचना द्वारा पैक होती है और उस ऊपर की संरचना को झिल्ली कहा जाता है। यानी ये जो ऊपर है, सबसे ऊपर का पार्ट है कोशिका का, इसे कोशिका झिल्ली कह सकते हैं। ये मनुष्य के शरीर या अन्य जीवधारियों के शरीर का निर्माण कुछ ऐसे ही हुआ है। इसके बाद केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। यहाँ बीच में, हर कोशिका के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। यही केंद्रक इसका मूल बिंदु है इसके प्रसार का, इसको हम केंद्रक कहते हैं। यानी ये केंद्रक का कार्य करता है। इसके बाद जो है, इसके अलावा इसी बीच में इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसके और जो कण होते हैं जिन्हें हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, ये इसके अंदर पाया जाता है। ऐसे एक सांकेतिक रूप से इस प्रकार से इसे दिखा सकते हैं, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार एक कोशिका के अंतर्गत जो एक शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो ये 3 फैक्ट उसमें निकल कर सामने आएगा कि कोशिका के आवरण जो होते हैं, जिससे कोशिका ढकी होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के मध्य भाग में, जहां से कोशिका का मेन वर्क संचालित होता है, उसे केंद्रक कहते हैं, उसे केंद्रक कहते हैं। और इसके बीच में जो और पदार्थ पाए जाते हैं उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक फैक्ट और है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, उसी में एक हरा वर्णक रंग पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्तियां सदैव क्लोरोफिल की मदद से ही अपना भोजन बना पाती हैं। अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाए या ना पाया जाए तो ऐसी पत्तियां भोजन बनाने में असमर्थ होती हैं। आगे देखिए, इसी कड़ी में देखिए जो है, हमने पौधों के प्रकार देखे और ये देखा हमने कि भोजन पौधे कैसे बना रहे हैं। तो इसमें अब इस बार हम भी देख रहे हैं कि पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं। सभी हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, इसकी एक विधि होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे भूमि से जल एवं खनिज। देखिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? पौधे भूमि से जल और खनिज लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित गैस है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, जिसे हम सांस के रूप में छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस या धुओं में पाया जाता है, जिन्हें जो मनुष्य के फेफड़ों के लिए इन्फेक्टेड होता है, ऐसे गैस पौधे अपना भोजन बनाने में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद सूर्य का प्रकाश लेते हैं। यानी इन 3 बातों को ध्यान रखिएगा कि जितने भी हरे पौधे हैं, भूमि से जल एवं खनिज, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश लेकर, मैंने अभी पहले बताया आपको कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से अपना खाद्य पदार्थ बनाते हैं, क्योंकि खाद्य संश्लेषण जो बनता है उनका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यानी ये रात में नहीं हो सकता, ये तभी संभव है जब सूर्य का प्रकाश हो, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे भूमि से जल एवं खनिज पदार्थ लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा सूर्य के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे एक फार्मूले के माध्यम से आप समझिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये पूरा फार्मूला आपको याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, तो ये पूरी परिभाषा आपकी इसी में आ जाती है। देखिए, क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या ले रहे हैं? जल। जल यानी कि
जमीन के अंदर जल में तमाम प्रकार के घुलित, जल में ही घुलित खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, अलग अलग, वो जल से ही प्राप्त हो जाते हैं पौधों को। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से लेते हैं, जल लेते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए सूर्य के प्रकाश में, और नीचे लिखा गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से ये जो बनाते हैं फिर वो बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही पौधों का भोजन है, जिन्हें पौधे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी हरे पौधे अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा भोजन बना लेते हैं, और वो भोजन जो शेष बच जाता है वही पौधों में फल के रूप में आ जाता है, जिसे हम आप तोड़कर खाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पौधों की पूर्ति के लिए, उनके पोषण से बचे हुए जो भोजन होते हैं वो पौधों में फल के रूप में आ जाते हैं, जिसे हम भी भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी प्रक्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन आप जानते हैं हमारे लिए इस पृथ्वी का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो है गैस है, जिसे हम ग्रहण करते हैं, जीवनदायिनी गैस है, प्राणदायिनी गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या होगी, या समस्त धरातल पर जितने भी जीवधारी हैं जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, वो नहीं रहेंगे। इसलिए ये ऑक्सीजन, ध्यान रखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ही बाहर आता है। तो पौधे सबसे महत्वपूर्ण दो काम कर रहे हैं। पहला काम देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं, यानी जो हमारे लिए खतरनाक गैस है वो खुद ले रहे हैं, और जो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है वो हमें प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके और ऑक्सीजन को छोड़ करके वो प्रकृति में बैलेंस बनाने में कामयाब होते हैं, प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रकार हमारा इंटरेक्शन चलता रहता है, और इसके साथ साथ उनका भोजन भी बन जाता है। यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O जल, यानी सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आपको समझ में आया होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती, या जिनमें लगभग जब पत्तियों के द्वारा भोजन नहीं बनाया जाता। ये कुछ विशेष प्रकार के पौधे हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी तने हरी होती हैं और वो अपने तनों से भी भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ऐसे पौधों को आप सर्च करिएगा और उनके नाम लिखिएगा कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो अपना भोजन पत्तियों से नहीं बनाते बल्कि तनों से बनाते हैं। ऐसे भी पौधे हैं। अब देखिए, पौधों में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी अपना भोजन नहीं बनाते, ना पत्तियों से ना तनों से। उन्हें परपोषी पौधे, पर मतलब दूसरों पर, पोषी मतलब पोषण, यानी जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए, पर मतलब दूसरों पर आधारित हो, दूसरों पर डिपेंड हो, निर्भर हो, उन्हें परपोषी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अपना भोजन अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं, परपोषी पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधों में भी तमाम वैरायटी है। कुछ ऐसे नाम हैं, देखिए, कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे, ये पौधे अपना भोजन नहीं बनाते, ये विशिष्ट आकार के होते हैं। अलग अलग पौधे हैं, ये विशिष्ट आकार के होते हैं। इन पर जो कीड़े मकोड़े आकर के बैठ जाते हैं तो इनकी संरचना ही कुछ ऐसी होती है कि बैठते ही या तो इनका ढक्कन कुछ पत्तियों का बंद हो जाता है, कुछ पत्तियां मुड़ जाती हैं। इनके मुड़ने या इनके ढक्कन बंद होने से वो कीट बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे उसी में उनका डाइजेशन हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं, आपको आश्चर्य होगा सुन करके, जो कीड़ों को खाते हैं, वही उनका भोजन है। ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधे कहते हैं। इनके नाम सर्च करिएगा। कुछ मृतजीवी हैं। मृतजीवी में जैसे कोई वनस्पति है वो सड़ गल गई है, नीचे पड़ गई है, या कुछ ऐसे जैसे रोटी का टुकड़ा या डबल रोटी का टुकड़ा आप देखते होंगे, उस पर कुछ दिन आप बाहर रख दीजिए तो कुछ सफ़ेद सफ़ेद आकृति बन जाती है या कुछ अलग प्रकार की बन जाती है, रेशे की तरह, जिसे फफूद या कवक कहते हैं, फफूद तरीके से। वो सब उन्हीं पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसे रसायन के माध्यम से उनमें स्राव होता है जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी मतलब मरे हुए पदार्थों पर अपना भोजन प्राप्त करने वाले। तो ये भी अपना भोजन नहीं बनाते। इसमें भी कवक और फंजाई तमाम प्रकार के ऐसे पौधे आते हैं, कीटभक्षी और मृतजीवी कहलाते हैं। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इस चैप्टर से, जो पादपों में पोषण था, लगभग उसका तरीका कुछ आपको समझ में आया होगा, जो आपके लेवल का है 6-7-8 लेवल का, वो दिया गया। कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण है जिन्हें आप ध्यान रखिए, जैसे कि पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए आप जानते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान गैस जो है वो नाइट्रोजन है।
नाइट्रोजन की 78% मात्रा लगभग वायुमंडल में विद्यमान है, तो ये मात्रा पौधों को सीधे नहीं मिल पाता है। ये ध्यान रखिए, पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है और नाइट्रोजन सर्वाधिक है, फिर भी पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि पौधे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले लेते, पौधे सीधे गैस नहीं लेते, बल्कि वो नाइट्रोजन को विलेय रूप में चाहते हैं, घुलित रूप में चाहते हैं, अर्थात उन्हें किसी और माध्यम से चाहिए, तो पौधे नाइट्रोजन का घुलित रूप ही प्राप्त करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। पौधे नाइट्रोजन का विलेय रूप ही अवशोषित कर सकते हैं, विलेय रूप। इसे जो पौधे नाइट्रोजन का विलेय रूप प्राप्त करते हैं, उसमें भी तमाम सहजीवी संबंध बनाने वाले जीव हैं जो उनकी मदद करते हैं। दूसरा फैक्ट है, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, कुछ जीवाणु हैं जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे अरहर की दाल, मटर की दाल, इन खेतों में अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कारण क्या है कि इन पौधों की जड़ों में ये राइजोबियम पाए जाते हैं और ये राइजोबियम नाइट्रोजन को विलेय रूप में बनाने में मदद करते हैं और वहीं पर ये उनका आवास स्थान भी बन जाता है। इसलिए ऐसी फसलों की कटाई के बाद खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, उन्हें नाइट्रोजन अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला फैक्ट है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के से बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो सहजीवी संबंध यही है, सहजीवी संबंध का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और अपना आवास भी ऐसी जगह बनाते हैं जहां पर उनका इंटरेक्शन हो सके, तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे एग्जांपल अभी मैंने राइजोबियम आपको दिया कि राइजोबियम ऐसे अरहर या ऐसे पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को विलेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उनका मदद होता है और इन्हें आवास मिल जाता है। तो ऐसे को सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आएगा, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। यदि टॉपिक में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो जरूर सलाह राय मशवरा जरूर दें। किसी प्रकार की भी त्रुटि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। और हम चाहेंगे कि आप अपनी गर्मी की छुट्टियों को बेहतरीन ढंग से गुजारें, आनंद के साथ गुजारें, साथ साथ आप पढ़ाई पर भी ध्यान दें, अपना समय अधिकतम खेलकूद में ना गुजारें, टीवी या मोबाइल में ज़्यादा मत चिपकें, कम से कम समय इसमें दें और पढ़ाई पर फोकस करें, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।